बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अनादर्श गैस व्यवहार की, वास्तविक गैस व्यवहार की। और हमने अभी ये देख लिया है कि Z का P के साथ वक्र हमने बनाकर देख लिया है। वान डेर वाल्स समीकरण भी हमने बात कर ली है और वहाँ से Z का विस्तारित रूप भी हमने बात किया है। और अलग अलग किसी एक गैस के लिए अलग अलग तापमानों पर अगर आप Z वर्सेस P बनाते हैं तो आपके ग्राफ कुछ इस तरह के आ रहे होंगे, राइट। एक ग्राफ तो ऐसा आता था, एक ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था और एक ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था। ये एक ही गैस के ग्राफ हैं अलग अलग तापमानों पर। ये तो ऐसे तापमान पर है जिसमें T जो है बॉयल गैस के बॉयल तापमान से बड़ा है। ये जब तापमान बॉयल के बराबर हो और ये जब तापमान जिस पर आप ग्राफ बना रहे हैं वो बॉयल तापमान से छोटा हो। किसी भी गैस के बॉयल तापमान का मान होता है A/RB, जहाँ पर A और B वान डेर वाल्स नियतांक हैं और ये पूरी तरह गैस का लाक्षणिक गुणधर्म है, यानी गैस के गुणों पर या गैस के प्रॉपर्टीज पर ही निर्भर करेगा कि किसी गैस के TB का मान क्या होगा। जैसे कि अब इस पर कई सवाल आ जाते हैं। सवाल करने के पहले मैं आपको समराइज कर दूं, ठीक। 3 क्षेत्र हमने बनाए। पहला, एक ये बनाया दूसरा और एक ये बनाया तीसरा। पहला क्षेत्र जो है उसमें P लगभग 0 है या आप कह दें Vm जो है लगभग अनंत है। इसमें Z हमेशा 1 है सभी गैसों के लिए सभी तापमानों पर। सभी गैसों के लिए ताप के सभी मानों पर, तापमान चाहे कुछ भी हो, राइट। और गैस चाहे कोई भी हो, यदि दाब लगभग 0 है यानी आयतन अनंत रूप से विशाल है तो Z हमेशा 1 होगा। दूसरा रीजन जो है वो क्या है? दूसरा क्षेत्र है न्यून दाब का क्षेत्र। न्यून दाब के क्षेत्र में न्यून दाब का क्षेत्र यानी Vm जो है वो उच्च है, बहुत उच्च नहीं है। तो विस्तारित रूप से वान डेर वाल्स समीकरण से Z बन जाता है 1 + B - A/RT × 1/Vm। अब यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियां आ जाती हैं। ये तो जनरल हो गया, जनरल फॉर्मूला। लेकिन जब आप इसमें बात करें अलग अलग हिस्से यानी T > TB तो हमारे पास आ जाता है Z > 1 धनात्मक विचलन। B यदि T < TB तो हमारे पास आ जाता है Z < 1 और C यदि T = TB तो हमारे पास आ जाता है Z = 1। आप देख सकते हैं C वाला कर्व तो ये पीला वाला है और A वाला कर्व ये नीला वाला है और ये है। इस तरह की बात करें तो अगर यहाँ से हम लिखें तो ये तो कर्व A हो गया, ये कर्व B हो गया और ये कर्व C हो गया इस परिस्थितियों के हिसाब से। तीसरा केस जब हम बात करते हैं तो तीसरा आता है हमारे पास अत्यधिक उच्च दाब के क्षेत्र में। अत्यधिक उच्च दाब क्षेत्र में तो अत्यधिक उच्च दाब क्षेत्र मतलब Vm न्यून हो गया। Vm न्यून हो गए तो 1/Vm उच्च हो गए, 1/Vm² और उच्च हो गया। तो Z बराबर आपके पास है 1 + B - A/RT × 1/Vm + B² Vm² + so on। इस तरह की कहानी हो गई आपके पास। और Z हमेशा 1 से बड़ा होगा सभी गैसों के लिए, ताप के सभी मानों के लिए। ठीक, इस तरह की हमारे पास परिस्थितियां आ गई। ये तो 3 मुख्य केस, फिर मैंने स्पेशल केस भी बताए थे। यदि B 0 हो जाए तो B 0 हो जाए तो आप देखो जनरल इक्वेशन विस्तारित रूप अगर मैं यहाँ लिखूँ Z का तो हमारी इक्वेशन थी Z बराबर 1 + B - A/RT × 1/Vm + B² Vm² + B³ ये हमारी इक्वेशन थी। अगर B 0 हो जाए तो ये 0, ये 0, ये 0, Z बराबर हो गया हमारे पास 1 - A/Vm/RT। और अगर A 0 हो जाए तो ये पूरा आएगा, लेकिन फिर हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और लिख दिया
तो एक तो हो गया जब a 0 हो तो z बराबर 1 प्लस पी बी बाई आर टी, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके। और यहाँ से एक हो गया जब b 0 हो तो z बराबर 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब आप सब जानते हैं z लेस देन 1 कब होता है? न्यून दाब के क्षेत्र में। तो z लेस देन 1 न्यून दाब के क्षेत्र में होगा, यानी b 0 कब होगा? जब दाब बहुत कम होगा। और a 0 कब होगा? जब तापमान उच्च होगा। उस तरह की अलग अलग परिस्थितियां हैं जिनके बारे में हम थोड़े समय में चर्चा करेंगे। इतनी मूल बातें अगर आपको याद हैं जो हमने पिछले टर्न पर या अभी इसके थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो अगर आपको याद हैं तो आप इस पर छोटे छोटे सवाल कर सकते हैं। कैसे? तो मैं इन्हें एक बार मिटा देता हूँ, मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आप रिकॉल कर पाएँ, पुराना रिवाइज कर पाएँ। और इस ग्राफ पर आधारित छोटे सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, जरा देखना किस तरह के सवाल बनते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मुझे सवाल में दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस का टीबी जो है वो है आपका -5 या -15 डिग्री सेल्सियस, राइट? तब 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस के लिए Z वर्सेस P वक्र कैसा होगा? सवाल ये है, ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, Z वर्सेस P वक्र बना रहा हूं 4 अलग अलग। ये Z बराबर 1 वाली लाइन है, Z बराबर 1 वाली लाइन में एक तो मैंने ये बनाया, ऑप्शन बी मैंने क्या बनाया? ऑप्शन बी बनाया मैंने ये, ऑप्शन सी, ये Z बराबर 1 लाइन, Z वर्सेस P वक्र है। ऑप्शन सी बनाया ये, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी संभव हैं, ये मैंने बनाए, राइट? अब आपको चुनना है कैसा होगा, राइट? तो हमें किस पर पूछा है? 0 डिग्री पर पूछा है। हाइड्रोजन का बॉइल तापमान है -15, तो जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है क्या वो हाइड्रोजन के बॉइल से बड़ा है? यस। अगर बड़ा है तो इसका मतलब इस पर वक्र Z ग्रेटर देन 1 होगा। कब? न्यून दाब के क्षेत्र में। इसका मतलब क्या है? तब आप कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर Z ग्रेटर देन 1 होगा न्यून दाब के क्षेत्र में। इसका मतलब हो गया आपका सही जवाब होगा इस सवाल का आंसर ए। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। टीबी से उच्च तापमान पर कुछ ऐसा वक्र आएगा, राइट? अब मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा बस इसी फंडामेंटल को पलटकर पूछा गया है। ये Z बराबर 1 लाइन है, Z वर्सेस P वक्र है, राइट? और वक्र कुछ ऐसा है, ये वक्र है CO2 गैस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में। तब आपसे पूछा है, तब सही कथन का चुनाव करिए। ऑप्शन ए, टीबी ऑफ CO2 गैस जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ऑप्शन बी लिखा है टीबी ऑफ CO2 गैस 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होगा। ऑप्शन सी लिखा है टीबी ऑफ CO2 गैस लेस देन होगा 0 डिग्री सेल्सियस से। डी लिखा है कांट से, कह नहीं सकते कि क्या संबंध होगा CO2 के बॉइल ताप का 0 डिग्री से। अब आप देखिए ऐसा ग्राफ कब आता है? ऐसा ग्राफ आता है ऐसे तापमान पर जो बॉइल से छोटा हो, राइट? CO2 का बॉइल
जो है ये तापमान T छोटा हो। इसका मतलब इससे हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस छोटा है किससे? CO2 के बॉयल तापमान से। इसका मतलब उल्टा क्या कह सकते हैं? CO2 का बॉयल तापमान जो है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। जैसे हमने ये कहा, आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हमारा। तो इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, राइट। आपको ये सारे सवालों के जवाब बताने आने चाहिए, ठीक। कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखना। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस के लिए Z वर्सेस P वक्र निम्नलिखित हो या नीचे दिया गया हो, तब सही कथन का चुनाव करिए। कैसा वक्र है? वक्र दिया हुआ है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। सही कथन क्या है? राइट, उसका हमें चुनाव करना है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। न्यून दाब क्षेत्र के लिए चुनाव करना है। न्यून दाब क्षेत्र में Z ग्रेटर देन 1 होगा। न्यून दाब क्षेत्र में Z लेस देन 1 होगा। न्यून दाब क्षेत्र में Z1 होगा। D नन ऑफ दीज हो जाएगा। आपको चुनना है क्या सही होगा, राइट। तो आपको ग्राफ से ही दिख रहा है, न्यून दाब क्षेत्र में Z 1 से बड़ा है, तो आंसर हो गया A, राइट। अच्छा, Z 1 से बड़ा है तो क्या होता है Z 1 से बड़ा, राइट। आप उसे भी चुन सकते हैं कि कहाँ से हमारा पास आंसर आएगा। तो आपको पता है ये A वाला पद शून्य हो जाता है या नगण्य हो जाता है, और हमारे पास बचता है Z बराबर 1 प्लस PB बाय RT, राइट। तो इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये अलग अलग छोटे छोटे सवाल हैं जो वान डेर वाल समीकरण पर बनाए जा सकते हैं। और भी तरह तरह के सवाल हैं जो वान डेर वाल समीकरण पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम एक बार पहले इसके और स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे A क्या है, B क्या है, तब जाकर हम बात कर पाएंगे, राइट, बाकी अन्य सवालों के प्रोफाइल के बारे में। तो आइए समझते हैं A और B के बारे में, यानी दाब व आयतन संशोधन पदों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आयतन संशोधन पद के बारे में। तो हमारे पास डाल्टन का समीकरण है P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V बराबर nRT। डेल्टा V कहलाता है आयतन संशोधन पद। आयतन संशोधन पद और इसका मान है n इंटू बी, राइट। तो हमें ये समझना है कि ये n इंटू बी कहाँ से आया, क्यों आया, और ये आयतन संशोधन पद क्या दर्शाता है। तो सबसे पहली बात तो आयतन संशोधन पद क्या दर्शाता है। तो आयतन संशोधन पद दिए गए गैस नमूने में उपस्थित गैस अणुओं का दृढ़ आयतन दर्शाता है, या हम इसे कहते हैं सह आयतन, गैस अणुओं का सह आयतन, या हम इसे कहते हैं गैस अणुओं के आयतन के कारण हटाया गया आयतन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसे हम हटा देते हैं, इसे बोलते हैं को वॉल्यूम, गैस अणुओं के द्वारा घेरा गया को वॉल्यूम, राइट। इस तरह का इसके नाम है जो आप बात करते हैं, ठीक। अब क्या है ये n इंटू बी, तो
तो N इंटू बी क्या है, N मोल गैस अणुओं का सह आयतन, को वॉल्यूम, N मोल गैस अणुओं का, राइट। N इंटू बी N मोल गैस अणुओं का, इसका मतलब B क्या है, तो B है 1 मोल गैस अणुओं का सह आयतन, को वॉल्यूम, या 1 मोल गैस अणुओं के कारण हटाया गया आयतन या उनका दृढ़ आयतन। आप डायरेक्ट सीधे शब्दों में बोलें, उनका दृढ़ आयतन, ठीक। इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर R क्या है, गैस अणु की त्रिज्या। गैस अणु की क्या है, त्रिज्या है। तो एक गैस अणु की त्रिज्या ये है, और गैस अणु कैसा है, तो गैस अणु हमने गोलाकार माना हुआ है। ये हमारा गैस अणु है, ये इसकी त्रिज्या है R। तो इस अणु का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक अणु का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 1 मोल अणुओं का आयतन हो गया Na गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सवाल उठता है ये 4 हमने क्यों एक्स्ट्रा गुणा किया है, राइट। तो ये 4 हमने क्यों एक्स्ट्रा गुणा किया, इसे समझते हैं हम जरा, राइट। इसे समझे उसके पहले, क्योंकि B जो है R क्यूब यानी लंबाई के क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर या मिलीलीटर इसकी इकाई होगी, और 1 मोल के लिए तो मिलीलीटर या लीटर प्रति मोल इसकी इकाई होगी B की। और जब मोल से गुणा कर देंगे तो वो मोल हट जाएगा, तो डायरेक्ट लीटर आंसर आ जाएगा, V में जोड़ घटा कर सकते। अब बात आती है कि 4 का क्यों एक्स्ट्रा गुणा किया, 1 मोल का मतलब इतना, 4 से गुणा क्यों। तो आपने कभी कुर्सी रखी देखी हो या कोई टेबल रखी हो क्लासरूम में, तो आपने देखा होगा कि कुर्सी जब रखी रहती है तो उसके नीचे वाली जगह वो खाली रहती है और उसको हमारे किसी काम में नहीं आती। जैसे टेबल है तो उसकी भी जगह हमारी क्या रहती है, खाली रहती है और कोई काम नहीं आती है, ठीक। जैसे एक फ्लावर पॉट रखा है, तो फ्लावर पॉट मान लीजिए इस आकार का है, तो आप देखिए ये हमने यहाँ जमीन पर रखा हुआ है, ऐसे इसका स्टैंड है, ये हमने जमीन पर रखा हुआ है। अब देखिए ये वाला आयतन हमारे किसी काम का नहीं है, ये बेकार हो गया। इसका खुद का आयतन तो अलग है, लेकिन ये आयतन इसकी वजह से बेकार हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हर चीज अपने आकृति के कारण कुछ आयतन बर्बाद भी करती है। जैसे कोई आदमी खड़ा है तो उसकी टांगों के बीच का आयतन बेकार हो जाता है, वहां और कोई नहीं रह पाता है, ठीक। तो इस तरह से हर चीज, कोई भी वस्तु अपने आकार के कारण थोड़ा सा आयतन बर्बाद करती है। जो उसने घेरा तो नहीं हुआ, उसका अपना आयतन भी नहीं है, लेकिन वो आयतन वो बेकार हो जाता है उसकी उपस्थिति और उसकी आकृति के कारण। उसी तरह हमने कहा कि गैस अणु है, उसका अपना आयतन तो है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वो अपने आयतन का 4 गुना आयतन बर्बाद करता है या घेरता है या खत्म करता है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। ये 4 कहाँ से आया, तो जब हमने गैस ने अणुओं का कुल आयतन, दृढ़ आयतन कितना है वो कंसिडर किया, तो हमने माना कि हम उस समय आयतन कंसिडर कर रहे हैं जब हर एक अणु किसी दूसरे अणु से टकरा रहा है, यानी 2-2 के जोड़े में अणु टकरा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मैं अणु थोड़ा इधर अब छोटा बना रहा हूँ, त्रिज्या आ रही है पर चित्र में अणु में ज़्यादा दिखा पाऊँ, इसलिए मैं अणु का आकार थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ये 2 अणु हैं, लगातार चल रहे हैं। एक ऐसा पल जिस पर ये दोनों अणु टकरा रहे हैं, हमने कहा कि एक ऐसा पल जिस पर हर एक अणु केवल किसी दूसरे अणु से टकरा रहे हैं, यानी केवल एक टकरा रहे हैं, या हम इसे कहते हैं जब एक साथ केवल 2 ही अणु टकरा रहे हों, तो द्विआण्विक टक्कर या बाइमोलिक्यूलर कोलिजन, द्विआण्विक संघट हम इन्हें कहते हैं। 2 अणु टकरा रहे हैं, हो सकता है कोई तीसरा अणु इससे टकराने की फिराक में हो,
या इससे टकराने की तैयारी में हो, ये अणु इधर आ रहा है, ये अणु इधर आ रहा था, ये अणु इधर आ रहा था, ये टकरा गए। अब अगर ये टकरा गए, टकराकर ये इधर निकल गया, ये इधर आ रहा है अभी भी नीचे, तो ये इससे टकराएगा तो ये दूर चला जाएगा। इस तरह से हमारे पास अलग अलग कहानी हो जाएगी और टकरा रहे होंगे। हो सकता है इससे भी टकराने वाला कोई एक अणु इधर से आ रहा हो सकता है इस नीले वाले की टक्कर अभी किसी से हो रही हो। तो इस तरह की व्यवस्था है, राइट। ये किससे टकरा रहा है, ये अगले पल हो सकता है कि ये दोनों टकरा जाए, फिर ये दोनों टकरा जाए, इस तरह का, यानी हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि इसके व्यास के बगैर, यानी इसकी त्रिज्या के 2 गुने के बराबर, हमने कहा कि इस समय ये दो ही टकराएंगे और कोई नहीं आएगा, तो हमने एक आयतन बना दिया, राइट। अब वो आयतन कितना बनाया हमने, एक नया गोला मैंने बनाया, ये जो मैंने इधर डॉट डॉट से दिखाया है, ये मैंने एक नया गोला बनाया। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। और मैंने ये कह दिया कि इसमें अब और कोई अणु नहीं आएगा, वो आएगा तो कोई एक बाहर निकल जाएगा, यानी इतना आयतन इन दोनों ने घेरा हुआ है। कितना घेरा हुआ है, तो ये जो नीला गोला मैंने बनाया, इसकी त्रिज्या हो गई 2r और इस नीले गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई गुणा 2r का क्यूब। कितने अणुओं ने घेरा, 2 अणुओं ने इतना आयतन खत्म कर दिया, इसके भीतर और कोई अणु नहीं आएगा। तो ये हो गया 2 गैस अणुओं द्वारा घेरा गया या खत्म किया गया आयतन। तब एक गैस अणु द्वारा घेरा गया आयतन या सह आयतन, 2 के द्वारा इतना, तो इसका आधा कर दो, तो आधा गुणा 4/3 पाए 2 का क्यूब 8 r क्यूब, और इस तरह से कितना है 4 गुणा 4/3 पाए r क्यूब। तो हमें पता लगा एक अणु ने अपने आयतन का 4 गुना आयतन घेरा है या खराब किया है, इसलिए 1 मोल अणुओं का कितना हो गया, Na से गुणा कर दिया। तो ये 1 मोल गैस अणुओं का सह आयतन हो गया। और गैस नमूने में यदि अणुओं की संख्या n मोल है तो टोटल आयतन हो जाएगा n × b। इस तरह की बात हो सकता है अगले पल ये अणु यहाँ पहुँच जाए, ये दोनों टकरा रहे हों, ये दोनों टकरा रहे हो, तो वो गोला इधर बनेगा, तब इधर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये आयतन तब गणना की है जब गैस अणु, एक गैस अणु केवल दूसरे गैस अणु से टकरा रहा है, यानी द्विआण्विक संघट हो रहे हैं, या बाइमोलिकुलर कोलिजन हम उन्हें बोले, यानी हर बार 2-2 के जोड़े बने हुए हैं। और इस प्रकार इन 2 के जोड़े को बिछड़ने के लिए ये बाहर जाए, ये अंदर आए, तो फिर से एक नया 2r का एक आयतन बन जाएगा। तो फिर से आयतन उतना ही आएगा, आयतन उतना ही आएगा, फिर से b का मान उतना ही आएगा। तो ये b का मान हो गया एक तरह से, जो आपको याद रखना है। b का मतलब क्या है, 1 मोल गैस अणुओं का सह आयतन या 1 मोल गैस अणुओं की उपस्थिति के कारण हटाया गया आयतन, ये हो गया वैन डर वाल कांस्टेंट b। तो ये क्या दर्शाता है, आणविक आयतन। b क्या दर्शाता है, आणविक आयतन दर्शाता है, अणुओं का दृढ़ आयतन दर्शाता है, राइट। इस तरह की बात, इसका वैल्यू कितना है, इतना है। ये हो गई b की कहानी पूरी, राइट। b प्रभावी कब होगा, जब उपलब्ध आयतन या पात्र का आयतन बहुत कम होगा, यानी b प्रभावी तब होगा जब आयतन बहुत, उपलब्ध आयतन क्या हो, बहुत कम हो, तब b प्रभावी होगा।
एक तरह से हम ये भी बोलते हैं कि जब आकर्षण प्रभावी नहीं होगा तो बी प्रभावी होगा, इस तरह की बात हम लोग कह सकते हैं। तो ये बी का मतलब हो गया। आइए अब बात करते हैं दाब संशोधन पद की, यानी डेल्टा पी की। बात करते हैं दाब संशोधन पद डेल्टा पी की। तो सबसे पहले तो हम बात करें डेल्टा पी। डेल्टा पी की दाब की इकाई होगी, यहां पर ए वान डेर वाल नियतांक है, ए वान डेर वाल नियतांक है। क्या प्रदर्शित करता है ए? तो ए प्रदर्शित करता है अंतरा आणविक आकर्षण बलों की सामर्थ्यता, स्ट्रेंथ बताता है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल कैसे हैं, प्रबल हैं या दुर्बल हैं। ए उच्च, राइट, तो प्रबल आकर्षण बल, तो ए उच्च, इसका मतलब क्या हो गया? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। और ए न्यून, ए का मान अगर कम है तो आप कहेंगे दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल। और हम कह दें ए लगभग 0 तो आप कह देंगे नगण्य अंतराण्विक आकर्षण बल। ए लगभग 0 तो ये क्या हो गया? नगण्य अंतराण्विक आकर्षण बल। इस तरह की बात हमारे पास है, ठीक। यानी हमें पहले तो ए का मतलब समझना है। अब अंतराण्विक आकर्षण बल है, राइट। हमने पहले ही कहा कि डेल्टा पी क्या बताता है? आकर्षण बलों के कारण दाब में होने वाली कमी। क्या दर्शाता है डेल्टा पी? डेल्टा पी दर्शाता है अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण दाब में होने वाली कमी। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे पास। अच्छा, अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण दाब में इतनी कमी कैसे होती है, इसकी बात हम लोग सीखें जरा। इतनी कमी कैसे हुई? तो सबसे पहले तो ये सीखें कि दाब क्या है, दाब कैसे लगता है। तो ये तो हम सीख चुके हैं भाई, दाब क्या है और दाब कैसे लगता है। हमें पता था कि हमारे पास एक पात्र था जिसमें गैस उपस्थित थी, अब उसमें गैस उपस्थित थी तो अणु थे, अणु टकरा रहे थे। ये अणु था, ये इधर बढ़ा, यहाँ पहुँचा और ये अब इससे टकराने वाला है दीवार से, ठीक। या मान लीजिए एक अणु है जो नीचे की तरफ दीवार से जस्ट टकराने वाला है, राइट। तो गति v से टकरा रहा है, पूर्णतया प्रत्यास्थ टकरे थी। पूर्णतया प्रत्यास्थ टकरे के कारण जिस गति से टकराया उसी से वापस रिबाउंड कर गया, संवेग स्थानांतरण होता है, सारी चीज़ें होती है। परंतु ध्यान दीजिए, ये अणु में जब हम ये टक्करों की बात करी हमने केटीजी में, तो दूसरे अणुओं की भागीदारी की बात नहीं की। दूसरे अणुओं की उपस्थिति के कारण हमने कोई आकर्षण बल इस पर नहीं लगाया। हम मानते केवल यही अणु टकराने वाला है, अर्थात ये सबसे आगे होगा, बाकी सब पीछे होंगे। अब जब बाकी सब पीछे होंगे तो ये सब अणु इसे पीछे की ओर खींच रहे होंगे, यानी इस पर एक आकर्षण बल लगा रहे होंगे पीछे की तरफ। ये सब अणु इधर सब मिलकर इसे पीछे की तरफ खींच रहे होंगे इस अणु को। जब ये सब मिलके पीछे की तरफ खींच रहे होंगे इस अणु को, राइट, तो जरा ध्यान से देखिए, इस पर एक नेट फोर्स पीछे लगेगा जो इसकी गति को घटाएगा। इसकी गति को घटाने के कारण ये कम संवेग स्थानांतरण कटेगा। तो मैं मानता हूं
इस एफ नेट के कारण जो पीछे की तरफ लग रहा है इसकी गति में डेल्टा वी की कमी आती है, राइट। तो हमने क्या माना, अंतराआण्विक आकर्षण बलों के कारण गति में कमी डेल्टा वी की, संवेग स्थानांतरण में कमी बराबर किसकी, तो पहले कितना संवेग स्थानांतरण था, mv और mv इधर 2mv, अब कितना हो गया, तो संवेग स्थानांतरण अब हो गया होगा 2mv माइनस डेल्टा वी, राइट। पहले संवेग स्थानांतरण था 2mv, अब हो गया होगा 2mv माइनस डेल्टा वी, क्योंकि गति में कमी आ गई। बल में कमी, या अब मैं सीधा लिख देता हूं, दाब में कमी, बल तो बटा समय अंतराल होगा, तो दाब में कमी, जब हम दाब में कमी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू वी माइनस डेल्टा वी का स्क्वायर, एक अणु के लिए बात कर रहे हैं, और बटा समय अंतराल, तो ये हो जाता है आपके पास आयतन, ठीक, और किसी तरह से ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारे पास कहानी इस तरह की आ जाती है, 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसे जरा मैं ध्यान से देखूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, दाब में कमी जो है एक तरह से समानुपात है इस डेल्टा वी के, या मैं कहता हूं दाब में कमी जो है वो समानुपात है गति में कमी के, और गति में कमी समानुपात है, राइट, किसके, जैसे बल में कमी, कितनी बार टक्करें हो रही है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो गति में कमी या बल में कमी, गति में कमी, ये गति में कमी समानुपात है किसके, अंतराआण्विक आकर्षण बलों के, ये इसके समानुपात है। अर्थात दाब में कमी अंतराआण्विक आकर्षण बल कैसे हैं उसके समानुपात होगी। चलो ठीक है, अब अंतराआण्विक आकर्षण बल किस पर निर्भर करते हैं, जरा हम ये बात करें। तो अंतराआण्विक आकर्षण बल निर्भर करते हैं पीछे कितने अणु हैं। अब कितने तो हर बार अलग अलग हो सकते हैं गैस के अणु, तो हमने ये कहा कि आप कितने अणु मत कहो, अणु प्रति इकाई आयतन की बात करो। किसकी बात करो, अणु प्रति इकाई आयतन, राइट। तो हमने ये कहा कि आकर्षण बल जो होंगे वो समानुपात होंगे अणु प्रति इकाई आयतन। और अणु प्रति इकाई आयतन क्या होंगे, n/v। दूसरी बात, दाब में एक चीज और आता है, कुल दाब की बात करें तो अणुओं की संख्या भी आती है, क्योंकि प्रत्येक अणु टकरा रहा होगा। मैंने तो एक अणु पर बात करी, प्रत्येक अणु टकरा रहा होगा तो अणुओं की संख्या आती है। तो मान लीजिए 10 अणु हैं, हर एक अणु के दाब में कमी हुई, गति में कमी डेल्टा वी के बराबर, आकर्षण बल यानी n/v के बराबर। ये हर एक अणु प्रति इकाई आयतन में मान लीजिए 10 अणु हैं, तो क्या 10 बार टक्करें होंगी, हर एक अणु टकराएगा। और हर एक अणु का दाब में कितने की कमी आ रही है, n/v की। तो कितनी बार कमी आ रही है, तो अगर n/v बार कमी आएगी, तो दाब में कुल कमी जो आएगी, आप कह सकते हैं दाब में कुल कमी, वो आप आ जाएंगे, या कुल दाब में कमी, ऐसे कहूं मैं, कुल दाब में कमी, तो वो आ जाएगी कितनी टक्करें हो रही है प्रति इकाई आयतन में, और प्रति इकाई आयतन में कितने की कमी आ रही है। तो प्रति इकाई आयतन में टक्करों की संख्या होगी प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर, राइट। तो दाब में कमी तो हो गई, और कुल दाब में कमी, तो कुल दाब में कमी क्या हो जाएगी,
दाब में कमी वो दो चीजों के समानुपात होगी। पहला, प्रति इकाई आयतन में टक्करों की संख्या इनटू प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। प्रति इकाई आयतन में टक्कर आवृत्ति क्या होगी? तो वो भी अणुओं की संख्या के समानुपात होगी, अर्थात दाब में, कुल दाब में कमी समानुपात हो गई N/V, और ये भी क्या, N/V। तो आपने आंसर कर दिया कि ये समानुपात होगी N/V के स्क्वायर के। क्या? दाब में कमी किसके समानुपात होगी? N/V स्क्वायर के। दूसरी बात, कितना मजबूत आकर्षण है उसके हिसाब से दाब बल उतना ही ज्यादा लगेगा पीछे की तरफ, यानी कमी उतनी ही ज्यादा होगी। तो डेल्टा V का परिमाण कहीं ना कहीं इस F के परिमाण पर भी निर्भर करता है। पीछे से आप कितनी जोर से खींच रहे हो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी गति कितनी कम होगी, और कितनी जोर से कितनी कमजोर खरीद रहे हो उसे कौन दर्शाता है? A। तो कुल दाब में कमी डेल्टा P बराबर आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर, AN²/V²। अब ये तो मैंने बोर्ड पर समझाया, ऐसे समझो, ये बहुत सारी चौक है, ठीक, ये चौक आगे जा रही है भिड़ने, इस चौक को पीछे से ही सारी चौक मिलकर खींच रही है। अगर ये नहीं खींच रही तो अपनी नेचुरल स्पीड से जाएगी, टकराएगी V से टकराएगी, V से ही वापस आएगी। तो mv गया संवेग, mv वापस मिला, तो mv 2mv के बराबर संवेग मिला। यदि v की जगह v माइनस डेल्टा वी से जा रही है तो संवेग मिला 2 × m × v माइनस डेल्टा वी, इतना, यानी संवेग में कमी आ गई, बल में कमी आ गई। बल में कमी आ गई तो दाब में कमी हो जाएगी, ये तो हमें समझ में आता है। अब ये कमी जो है ये किसके समानुपात है? डेल्टा वी के समानुपात। अच्छा, डेल्टा वी किसके समानुपात? पीछे से कोई खींच रहा है तो कितने बल से खींच रहा है उसके समानुपात होगी। तो बल कितना लगेगा? प्रति इकाई आयतन में कितने अणु हैं, हर एक अणु बल लगा रहा है, N/V। ये तो एक अणु के दाब में कमी हुई। अच्छा, कुल दाब में कितनी कमी होगी? सभी अणुओं के दाब में कमी होगी। तो कितनी बार कितने अणु टकरा रहे होंगे? प्रति इकाई आयतन में जितने अणु हैं उतने, तो हर एक के दाब में कमी आ रही है डेल्टा P की। और कितने अणु हैं? मान लीजिए 10, तो टोटल कमी कितनी होगी? 10 × डेल्टा P की। डेल्टा P अपने आप में किसके समानुपात है? जितने अणु हैं उसके समानुपात। किसके? 10 के। तो डेल्टा P 10 के समानुपात, और पहले से 10 डेल्टा P टोटल कमी है, तो 10 × 10 का स्क्वायर, ये 10 क्या है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। कितने अणु हैं और कितनी मजबूती से खींच रहे हैं? सब टकरा रहे हैं, तो हर एक के में कमी आ रही है डेल P की। तो प्रति इकाई आयतन अगर अणु N* है, जो कि हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा, तो N* के समानुपात कमी हो जाएगी, और हर बार N* टक्करें हो रही है तो टोटल कमी हो जाएगी N* × N, राइट। अब इसे देशी भाषा में समझो। मान लीजिए हमारे पास बॉक्स हैं जिनमें एप्पल हैं, हर एक बॉक्स में 10 एप्पल आने, राइट। किसी ने हमारे साथ चालाकी करी और हर बॉक्स में से एक एप्पल गायब कर दिया, ठीक। हमने 100 बॉक्स मिलाया, तो 100 बॉक्स में टोटल कितने एप्पल कम हो जाएंगे, राइट। तो एक में एक की कमी, 100 बॉक्स में × 1, तो ये हो गया 100 की कमी। तो एक बॉक्स में एक की कमी और हर एक में कमी, तो टोटल कमी कितनी होगी? 100 की। उसी तरह हर एक के दाब में जो कमी है वो समानुपात है किसके? N/V के। टोटल दाब में कितनी समानुपात? तो कितनी टक्करें हो रही है? N/V के बराबर। तो N/V टक्करों में कितनी कमी? तो N/V गुणा एक टक्कर में कमी, जो कि फिर से N/V है, इसलिए N/V का स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी थी, इक्वलिटी लाने के लिए बलों की मजबूती, आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण बलों की मजबूती कितनी है उसे लिखकर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन, अनुपातिक नियतांक हटा दिया। इसलिए दाब में संशोधन पद आया AN²/V² का पद आ रहा है। ए आकर्षण बलों की सामर्थ्यता बताता है, ए उच्च यानी प्रबल आकर्षण बल, ए न्यून यानी दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल, ए कम नगण्य अंतराण्विक आकर्षण। अब कब आकर्षण बल ज्यादा होंगे कब कम होंगे हमें ये देख लेना है, राइट। तो इसके जब बारे में हमें बात करनी है तो हम बात करेंगे ध्रुवीय गैसीय अणु।
प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। ध्रुवीय गैसीय अणु के लिए ए उच्च होता है। दूसरा, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले अध्रुवीय, मानो अणु अध्रुवीय है तो फिर कैसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले अध्रुवीय गैसीय अणु के लिए भी ए उच्च होता है। अच्छा, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नापेंगे नहीं, तो अधिक अणुभार, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सा हिसाब देख लो, अधिक अणुभार। अगर हमें आइसोमर दिए हुए हैं, राइट, समावयी दिए हुए हैं, तो वहां तो अणुभार समान हो जाएगा। फिर कैसे? तो जहां ज्यादा ब्रांचिंग हो वहाँ ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, राइट। जैसे C4H10 के 3 अलग अलग आइसोमर होते हैं, तो वहाँ पर जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका ए उच्च होगा। ये वान डेर वाल आकर्षण बलों की बात हो गई। तो ध्रुवीय अणु है तो जिसका डाइपोल मोमेंट बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा हो उसके लिए ए उच्च होगा, ध्रुवीय पोलर अगर अणु है तो। और अगर ध्रुवीय नहीं है, ध्रुवण नहीं है, उनमें अध्रुवीय अणु है, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अधिक अणुभार। और अगर समावयी हो तो जिसमें ब्रांचिंग अधिक हो उसके लिए ए का मान अधिक होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ए का मान उच्च होगा। जब ए उच्च होगा तो अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होंगे तो दाब में संशोधन भी अधिक हमें देखने को मिलेगा। आकर्षण बल कम है, नगण्य है, ए लगभग 0 है, तो डेल्टा पी यानी दाब संशोधन का मान 0 हो जाएगा, यानी जो हमने मापा है वही दाब वास्तविक है, राइट। और वही लग रहा होगा क्योंकि आकर्षण बल है ही नहीं। आकर्षण बल जब भी होंगे दाब में हमेशा संशोधन होगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। आकर्षण बल नगण्य है तो दाब में संशोधन 0 होगा, ये हमें याद रखना है। अब हमें ये समझ में आ गया कि दाब में संशोधन किस वजह से है और आयतन में संशोधन किस वजह से है। तो अलग अलग परिस्थितियों में हम पता लगा सकते हैं कि कब गैस विचलन दिखाएगी, कौन सा विचलन दिखाएगी, इस बारे में हम बात कर सकते हैं, राइट। तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि कब कौन सा विचलन होगा। ए जब नगण्य होगा तो कैसा विचलन होगा, ए जब प्रबल होगा कैसा विचलन होगा, ए और बी दोनों नगण्य होंगे तो कैसा विचलन होगा, इस बारे में आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में Z का मान क्या होगा या गैस का विचलन कैसा होगा। वान डेर वाल समीकरण से ये सारी बात करेंगे, राइट। अलग अलग परिस्थितियां लेते जाते हैं और फिर बात करते जाते हैं। जैसे पहली परिस्थिति क्या है, राइट, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल है परंतु आणविक आयतन नगण्य है। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, आकर्षण बल प्रबल है और आणविक आयतन नगण्य है, तो इसमें जो सबसे पहली बात हम लिखेंगे केस 1 में वो ये कि ए उच्च है जबकि बी न्यून अथवा नगण्य है, राइट। अब हम इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेशन में क्या ले लिया, जो नगण्य है उसे लगभग 0 लिख दिया, राइट। जो नगण्य है उसे लगभग क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और जरा अब Z की बात करें तो वान डेर वाल समीकरण में P प्लस A/Vm² इंटू Vm माइनस 0 इज इक्वल्स टू RT। अब जरा देखो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है PVm प्लस A/Vm इज इक्वल्स टू RT, राइट। तो PVm अपॉन RT बराबर आ रहा है 1 माइनस
A/VmRT, ये हमारे पास आ रहा है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बन गया Z, तो Z बराबर आ रहा है 1 - A/VmRT। कैसा विचलन हो गया? ऋणात्मक विचलन हो गया, अनादर्श व्यवहार हो गया, Z लेस देन 1 हो गया, राइट। तो ये सारी बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। Z हो गया लेस देन 1, ऋणात्मक विचलन, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ऋणात्मक विचलन हो गया। आकर्षण बल प्रबल है, तो अणुओं के बीच आकर्षण आसान ज़्यादा है। आकर्षण अगर ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं आसानी से संपीड़ित की जा सकती है। संपीड़ित करना मतलब दबाया जा सकता है, क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण है, वो प्रतिकर्षित नहीं कर रहे हैं। आसानी से संपीड़ित, अगर अणुओं को आसानी से पास पास लाया जा सकता है तो आसानी से द्रवीकरण भी किया जा सकता है। ठीक, इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। तो संपीड़ितता उच्च हो गई, Z लेस देन 1 यानी संपीड़ितता उच्च हो गई, राइट। आसानी से आप संपीड़ित कर सकते हैं, राइट। संपीड़ित आसानी से कर सकते हैं तो द्रव भी आसानी से बना सकते हैं। ऋणात्मक विचलन होगा, यानी जब अंतराण्विक आकर्षण प्रबल हो और आणविक आयतन नगण्य हो तो Z लेस देन 1 ऋणात्मक विचलन मिलेगा। लेस देन 1 का मतलब उच्च संपीड़ितता और आसानी से द्रवीकरण की संभावनाएं वहाँ होगी, और Z का मान लेस देन 1 और इतना होगा। कब? जब B का मान नगण्य है और A का मान नगण्य नहीं है। दूसरा केस ले लेते हैं, राइट। A लगभग नगण्य हो, यानी अंतराण्विक आकर्षण बल 0 हो, परंतु आणविक आयतन नगण्य नहीं हो, सार्थक हो। सार्थक मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, कुछ मतलब, राइट। तो B 0 नहीं है जबकि A 0 है, राइट। तो यहाँ क्या कह दिया? A लगभग 0 है, यानी आयतन अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग 0 है, जबकि B उच्च है। अब जब हमने कह दिया अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग नगण्य, इसका मतलब वहां अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण की संभावना है, या प्रतिकर्षण की टेंडेंसी, या प्रतिकर्षण की हिंदी में लिखते हैं प्रवृत्ति ज्यादा है। उच्च है, अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति उच्च है, राइट। अब वैन डर वाल पर आ जाते हैं, तो P + 0 V - B = Vm - B = RT। तो यहाँ से लिखेंगे PVm - PB = RT, और इसे लिख देंगे PVm/RT = 1 + PB/RT। RT से भाग कर दिया, राइट। तो ये हो गया Z > 1। पहले तो लिखते हैं Z बराबर 1 + PB/RT, और 1 + PB/RT का मतलब हो गया > 1। तो धनात्मक विचलन Z > 1 है, आकर्षण बल नगण्य है और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति उच्च है, यानी मुश्किल से संपीड़ित, निम्न संपीड़ितता होगी इसकी, और मुश्किल से ही द्रवीकरण, क्योंकि आकर्षण बल अणुओं के मध्य नहीं है। ठीक, ये दूसरा केस। दोनों 0 हो जाए तब क्या होगा? A भी 0 एवं B भी 0, A और B दोनों 0, ना तो आकर्षण है और आणविक आयतन भी नगण्य है, आकर्षण बल भी नगण्य है, तो Z बराबर 1 हो जाएगा। कैसे? A और B दोनों 0 हो गए, तो डेल्टा P भी 0, डेल्टा V भी 0, ना दाब में संशोधन ना आयतन में संशोधन, तो P + 0 V - 0 बराबर RT Vm। तो ये हो गया P Vm बराबर RT, तो इसका मतलब हो गया Z बराबर 1, आदर्श गैस व्यवहार। ठीक, और हिस्से हम कर सकते हैं, और की बात कर सकते हैं।
ना ए जीरो हो ना ही बी जीरो हो, तब क्या होगा, राइट, ए भी नॉन जीरो है एंड बी भी नॉन जीरो है, तब क्या होगा, तब डेल्टा पी भी नॉन जीरो होगा, डेल्टा वी भी नॉन जीरो होगा, यानी दोनों में संशोधन करना है। तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, और आप जानते हैं यहाँ से Z बराबर आता है 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 अपॉन वी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पास Z आ जाता है। अब यहाँ पर Z कभी 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी, इसमें बस एक कंडीशन है, क्या, यदि T बराबर हो A बाई आर बी यानी बॉयल तापमान के बराबर, तथा दाब न्यून हो, तब ये पहला केस हो गया इसका सब केस, तब Z बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा केस, यदि आयतन बहुत विशाल हो जाए, Vm लगभग इनफाइनाइट हो जाए, तो भी Z बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तब ये सारे पद उड़ जाएंगे, Z डायरेक्टली 1 आ जाएगा। बॉयल तापमान पर ना तो A जीरो है ना ही B जीरो है, इस कंडीशन में A भी नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है, परंतु ये ब्रैकेट शून्य हो गया, इसका मतलब B के प्रभावों ने A के प्रभावों को नष्ट कर दिया, तो ना तो A जीरो है ना B जीरो है, परंतु A के प्रभाव B के प्रभाव के विपरीत पड़ते हैं और दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया, इसलिए Z 1 हो गया, राइट। तो ये सारे आप कह सकते हैं मूल बिंदु हैं वास्तविक गैस के सेक्शन के, जो आपको कम से कम याद रखने हैं। और इस तरह की बात आपको क्या करनी है, Z 1 से बड़ा हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अलग अलग परिस्थितियों पर Z के मान आएंगे और उन Z के मानों पर कौन जीरो है कौन जीरो नहीं है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई आदर्श गैस की अलग अलग परिस्थितियों पर Z के मान की, Z के मान, राइट। तो जब A उच्च हो, आकर्षण बल प्रबल हो, आणविक आयतन नगण्य हो, तो ये कब मिलता है हमें, तो ये न्यून दाब के क्षेत्र में लेस देन 1 मिलता है, ग्रेटर देन 1 हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र में ही मिलता है, राइट। इस तरह की बात हमारे पास होगी। जब Z 1 से बड़ा होगा तो अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति उच्च होगी, जब Z 1 से छोटा होगा तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होंगे। जब Z 1 होगा तो ना तो आकर्षण बल है ना ही आणविक आयतन नगण्य है, दोनों ही नगण्य है, तो Z 1 हो गया। दोनों नगण्य नहीं हो तो Z कभी भी 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी। दाब कम हो, टेम्परेचर बॉयल के बराबर हो, तो ना तो A जीरो होगा ना B जीरो, यानी ना तो आकर्षण बल नगण्य है ना ही आयतन नगण्य है, आणविक आयतन, परंतु दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया और Z को 1 बना दिया बॉयल तापमान पर। या फिर आयतन ही विशाल हो जाए अनंत रूप से, तो A और B सबके प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे और Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आदर्श व्यवहार हो जाएगा। तो इस पूरे बिंदु में हमने ये सीखा, यदि गैस को बहुत बड़े आयतन में रखा जाए, राइट, तो वो आदर्श की तरह व्यवहार करेगी। अगर आपके पास उपलब्ध आयतन बहुत ज़्यादा नहीं है, लार्ज है, तो आप दाब को कम रखिए और तापमान को बॉयल के बराबर रखिए, ऑटोमेटिकली वह आदर्श की तरह व्यवहार करेगी। यदि आपने तापमान बॉयल से बड़ा रखा है, राइट, आयतन उच्च है, तो आप कह सकते हैं कि Z 1 से बड़ा मिलेगा। यदि आपने तापमान बॉयल तापमान से अलग रखा है, नीचे रखा है, कम रखा है, तो Z लेस देन 1 होगा। जब Z लेस देन 1 होता है तो आप पता करते हैं कि आणविक आयतन जो है लेस देन 1 में वो नगण्य हो जाता है, परंतु आकर्षण बल प्रबल होते हैं। Z अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप कह सकते हैं आणविक आयतन नगण्य नहीं होता, परंतु आकर्षण बल नगण्य हो जाते हैं और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति अणुओं के मध्य उच्च हो जाती है। इस तरह की बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग अवस्थाएं हो गई। बॉयल तापमान A और B वान डेर वाल नियतांक पर निर्भर करता है। प्रत्येक गैस के लिए बॉयल तापमान का मान अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गैस के लिए A और B के मान भी अलग अलग होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं थ्योरेटिकल जो आपको याद रखनी है। A और B, A बताता है अंतराण्विक आकर्षण बलों की सामर्थ्य, A उच्च, तो आकर्षण बल उच्च होंगे, और B बताता है आणविक आयतन, तो बड़ा आयतन या बड़ा अणु तो B का मान ज़्यादा। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया वास्तविक गैस के बारे में सारी चर्चाएं। हमने वान डेर वाल समीकरण पढ़ा, उसका विस्तार पढ़ा, विस्तारित रूप पढ़ा और इस तरह की सारी कहानी हमने बात की। तो
तो यहाँ पर वास्तविक गैस की चर्चा खत्म होती है। अब हम गैस की कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जहाँ से गैस का द्रवीकरण, गैस का पृष्ठीय तनाव, इस तरह की चीज़ों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं वास्तविक गैस पर। बहुत छोटे छोटे से कभी कभी सवाल आते हैं जो हम पढ़ तो चुके होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हमने कहाँ पढ़ा। जैसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है, अत्यंत विशाल आयतन में में उपस्थित गैस का व्यवहार कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि Vm टेंडिंग इनफाइनाइट है, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका जवाब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका जवाब डायरेक्ट हो जाएगा आदर्श के करीब होगा, क्योंकि आयतन बहुत उच्च है। ठीक, उसी तरह अगला सवाल है, अत्यधिक उच्च दाब के क्षेत्र में गैस का व्यवहार कैसा होगा। तो आप सब जानते हैं अत्यधिक दाब उच्च है तो Vm न्यून होगा, और अगर Vm न्यून होगा तो आप जवाब दे सकते हैं इसका, राइट, कि गैस का व्यवहार कैसा होगा, अनादर्श होगा। और अनादर्श में भी आप बता सकते हैं Z 1 से बड़ा होगा। और आपको पता है अनादर्श में Z 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं Z 1 से बड़ा होने का मतलब B नॉन जीरो होगा, जबकि A लगभग आपका जीरो होगा। इस तरह की बात आप कह सकते हैं, Z 1 से बड़ा होगा तो अत्यधिक उच्च दाब के क्षेत्र में। ठीक, तापमान बहुत उच्च हो तब क्या होगा। तो बहुत उच्च है तो हमें पता होना चाहिए तापमान क्या है। आप कह सकते हैं मॉडरेट टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मध्यम ताप और उच्च ताप। मध्यम ताप एवं निम्न दाब पर आदर्श व्यवहार होगा। ठीक, आप कह दें अत्यधिक उच्च दाब तो आपने बोल दिया कैसा व्यवहार होगा। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, Z अपने आप ग्रेटर देन 1। आयतन बहुत उच्च है, Vm लगभग इनफाइनाइट को है तो आदर्श व्यवहार हो जाएगा। छोटे छोटे से सवाल बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको डायरेक्ट आने चाहिए। एक ग्राफ है जो NCERT में बना हुआ है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको याद रहे, डायरेक्ट याद रहे, क्योंकि वो NCERT का डाटा है और JEE ने कई बार उस पर सीधे सवाल पूछ लिए हैं। Z वर्सेस P ग्राफ बनाया हुआ है NCERT ने। आप सब जानते हैं Z वर्सेस P में सबसे ज़रूरी चीज़ इस Z बराबर 1 वाली लाइन है, राइट। इस तरह से गैसें बना रखी है। ये गैस तो है हीलियम, ये है H2, ये है CO2 अमोनिया, और ये है CH4 गैस। इस तरह के हमारे पास अलग अलग गैसें। सभी गैसों के लिए ये जो ग्राफ है 0 डिग्री सेल्सियस या आप कहें 273.15 केल्विन पर बनाया गया है। अब इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन है ग्राफ बनाने का, तो इस ग्राफ के कंक्लूजन भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट सवाल कर पाएँ। इसका कंक्लूजन ये है कि TB हीलियम का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, उसी तरह TB हाइड्रोजन का भी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। सिमिलरली TB CO2 का, NH3 का और CH4 का, इन सब गैसों का 0 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि इन सब गैसों के लिए 0 डिग्री पर वक्र इस लाइन के नीचे आ रहा है। आप सब जानते हैं TB पर वक्र इस लाइन को छूते हुए आता है, राइट। इस तरह के ये 3 कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं और आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, तो NCERT का गिवन डाटा है, डाटा भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए, कम से कम वो जो NCERT में लिखे हैं, तो इसलिए मैंने एक ग्राफ आपको बना के दिया। आइए अब बात करते हैं वास्तविक गैसों के बाद गैसों के द्रवीकरण की, कि गैस को अगर द्रव में बदलना हो तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और
आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।